अब बात आती है कि सर जो पर्सन बोनस वाले हैं, आपत्तिजनक प्रश्न है, उनके लिए हम क्या करें। तो मैं 4 से 5 प्रश्नों की मैं यहां चर्चा करूंगा, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। लेवल फर्स्ट में कोई पर्सन ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट वाले बच्चों को कहीं भी कोई आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कहीं कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लें इस चीज को लेकर कि सर लेवल फर्स्ट में एक ही पर्सन था जिसको लेकर आप लगा सकते थे। वो था बचपन अवस्था की विशेषता, यानी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता, चाइल्डहुड की विशेषता, जिसमें अनुकरण भी, मैंने जब पेपर सॉल्यूशन करवाया था तो उस समय अनुकरण भी आया था, उसमें चारों ऑप्शन सही हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि सर उसका हमें आपत्ति लगानी है तो कहां से हम प्रूफ लगाएंगे। प्राक टोली आयु, टोली आयु बाल्यावस्था को बोलते हैं, और प्राक टोली आयु किसको हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। अनुकरण की अवस्था उसको बोला जाता है, एकदम सही है, याद रखना। तो वहां संभवतः उत्तर जो है वो बोनस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि टोली की आयु बाल्यावस्था है, इसलिए प्राक टोली आयु बाल्यावस्था होगी। अनुकरण ऑलरेडी मैंने जब व्याख्या भी की थी तब मैंने बताया था कि अनुकरण भी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है और बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो वो बहुत सारे लोगों ने क्या क्या बताया है, उनसे आप प्रूफ मांग सकते हैं। बाकी ये सेम लैंग्वेज आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। प्राक टोली आयु बचपन अवस्था की विशेषता है, और लेवल फर्स्ट में मुझे लगता है किसी को ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वालिफाई है। बात करेंगे अपन 24 तारीख के मॉर्निंग में एक प्रश्न था। मॉर्निंग में एक पर्सन था, वैसे 24 तारीख वाले लगभग बच्चों की रीट क्वालिफाई हो रही है, लेकिन एक पर्सन था क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, एक्शन रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य। यह प्रश्न पहले भी छत्तीसगढ़ एग्जाम में माना गया है, यह एमपी एग्जाम में भी आया और एस्टेट में भी यह प्रश्न आया हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे डाल दिया था, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्रियाविधि, एक्टिविटी, कार्य प्रणाली, ये सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। होने को नैदानिक भी होता है, और रूपांतरकारी उल्लेख शब्द कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन विद्यालय के वातावरण को बदलना ये रूपांतरकारी में आ जाता है। वैसे अलग से अपने डीपली समझें तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्रिया विधि है इसमें। तो ये आपको मैंने सुबह डाल दिया था, पीडी पाठक किताब में भी है, डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की शैक्षिक मनोवैज्ञानिक उसमें भी है, ठीक है। एचसी तिवारी की शैक्षिक तकनीकी है, उसमें भी क्रियात्मक अनुसंधान में है, और मनोवैज्ञानिक मापन और परीक्षण की जो एचपी भार्गव है उसमें भी इस प्रश्न को डाल रखा है। ए क्रिया विधि मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे डाल दिया था, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल के ऊपर आप देख लीजिएगा, विथ बुक का कवर पेज और पेज संख्या आप लगा सकते हैं। नंबर 2, 24 तारीख की मॉर्निंग में शायद यही प्रश्न था। एक था जींस वाला जोड़ा, तो मैंने वो अगले दिन ही स्वीकार कर लिया था कि वो मैं ही समझ नहीं पाया, क्योंकि नॉर्मली अपनी किताब में भी जोड़ रखा है, अरुण कुमार सिंह किताब में जोड़ रखा है कि जो समान प्रकृति के होते हैं वो होमोलोग। तो ये भाषा कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो इसमें समान प्रकृति लिखा, इसमें समान गुण शब्द दे रखा है, ठीक है। तो उसमें ऑटोसॉम्स मैंने जो बताया था उसका उत्तर एलिल माना है, तो एलिल जो है वो वास्तव में सही है। तो इसको लेकर मेरे अकॉर्डिंग जाने की जरूरत नहीं, और फिर भी किसी बच्चे के मन में हो तो अरुण कुमार सिंह वाली जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस किताब में इसकी लैंग्वेज समान विशेषता वाला बिंदु डाल रखा, ये नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें एलिल सही माना है। तो 24 तारीख वाला जो पेपर है थर्ड पारी का, उसमें 2 प्रश्न थे जिनको लेकर आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्रियात्मक अनुसंधान वाला आपको बता दिया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन चौथी पारी की, ठीक है। चौथी पारी की टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सब आप याद रखना। चौथी पारी में जो प्रश्न है जिसको लेकर आप में कंफ्यूजन हुआ होगा, एक तो आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के लिए नवीन रिसर्च किस दिशा की ओर अग्रसर है। यह आप किसी भी साइट पे देख लें, और साइंस के यदि बच्चे हैं, नॉलेज वाले हैं, तो उनको पता है कि बायोमेट्री और कोशिका विज्ञान ये बहुत पुरानी शाखाएं हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत विज्ञान में पुरानी हो चुकी हैं। नवीनतम रिसर्च जो है वो जानवरों का प्रायोगिक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, आप नेट पे कहीं भी सर्च करेंगे सबसे पहले ये आएगा। नवीनतम रिसर्च जो है वो इसी पे चल रहा है। तो भाषा के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन डी माना है। अब बोर्ड ने क्यों माना है, ये साइंस का मुद्दा है, आनुवांशिकता का, मतलब साइकोलॉजी का भी बिंदु प्रश्न नहीं है स्पेशली, ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, बायोलॉजी रिलेटेड प्रश्न पूछा है। तो बायोलॉजी के बच्चों को ज्यादा एक्सपीरियंस है इसके अंतर्गत, उनको पता है, तो ये आप नेट से आप जरूर निकाल सकते हैं। बाकी साइंस की मेरे पास कोई बुक्स नहीं, ठीक है। फिर इसमें 24 तारीख को शाम वाले इसमें वाले पेपर में और कौन सा प्रश्न है,
और कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है ना। केवल एक प्रश्न था जो बोर्ड ने ये उसमें उपयुक्त सभी माना, और मैंने कहा था कि इसमें प्रायोगिक प्रजनन होता, और मैंने भी इसको नेट पे देख के आप लोगों को उस समय बताया था, डिस्कशन किया था कि साइंस के संगे टीचर हैं उनसे भी पूछा मैंने, उसके बाद ही मैंने इस आंसर की में इसको लगाया था कि ये प्रायोजनिक अध्ययन होगा। 2-5 मिनट रुक जाना बेटा एक बार। सेकेंड शिफ्ट सबसे विवादित रही है, और सबसे हार्ड पेपर जो था वो 23 तारीख को शाम को पेपर साइकोलॉजी का था। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बच्चों के सामने साइकोलॉजी में भी कठिनाइयां पैदा हुई पूरे पेपर में, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत हार्ड आया। तो साइंस के बच्चों के लिए 23 तारीख का पेपर इतना तकलीफ दे नहीं था। मुकेश छोड़िए, आजा, मैं कर दूंगा बंद। 23 तारीख वाला जो पेपर था वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके जो प्रश्न हैं उनमें आंसर भी अलग अलग हैं, इनमें मत विभांतर भी अलग हैं। और मैंने कहा कि स्पेशली 23 तारीख को जो एसएसटी का बच्चा है उससे नुकसान बहुत हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि साइकोलॉजी हार्ड थी और हिस्ट्री बहुत हार्ड थी, इसलिए कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी मैं कभी भी अन्याय के खिलाफ बोलता हूं तो आप मुझे ट्रोल करने लग जाओगे, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना इसको। 23 तारीख वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? आप देखिए, वैसे निम्नतम स्तर मापनी जो होती है वो नापिक मापनी होती है, वर्बल मापनी। ये सब किताबों में मैंने डाल दिया था। अब यहां भाषा के आधार पे कहीं ना कहीं ये चीज भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी में किसका न्यूनतम प्रयोग होता है? तो साइकोलॉजी में अनुपात मापने का न्यूनतम प्रयोग होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको लेकर आपत्ति लगा सकते हैं कि न्यूनतम मापनी जो है, निम्नतम मापनी है, वो नापित मापनी मानी जाती है। और ये मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पे, सुबह डाल दिया था। ये पीडी पाठक में भी है और HC भार्गव शिक्षा मनोविज्ञान मापन परीक्षण में भी है न्यूनतम, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी का अनुपातिक सही है। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये मैंने अगले दिन ही बता दिया था कि लोगों ने आंसर की 4 दिन बाद जारी की थी, अलग अलग कॉपी पेस्ट करके जारी की थी। मैंने उसी दिन जारी की थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जल्दबाजी में मैं भी समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि ये किसी किताब में तो उल्लेख था ही नहीं। मेरी वाली किताब में जरूर था कि जुड़वा बच्चों का अध्ययन और अभिभावक बच्चों का अध्ययन, समरूप बच्चों का अध्ययन। भाई किसी किताब में तो ये भी जिक्र नहीं है, ये भी जिक्र नहीं था। इसमें इन्होंने समवयस्क समूह अध्ययन माना है। आप यदि गणपत राम व्यास शिक्षा मनोविज्ञान वाली किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी देखोगे तो उनमें उन्होंने जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, इन तकनीकों का उल्लेख किया, लेकिन दत्तक ग्रहण का उल्लेख नहीं किया। बट अरुण कुमार सिंह ने इसका उल्लेख किया है, तो दत्तक ग्रहण कहीं ना कहीं होती है, मैंने स्वीकार भी कर लिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इन्होंने सही माना है, समवयस्क समूह अध्ययन। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आप इस पे आपत्ति ना लगाए तो बेटर है, ठीक है। फिर आता है बालक की वृद्धि से संबंधित कौन सा कारक नहीं था? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा और अधिवास। अपनी खुद की किताब में मैंने खुद डाल रखा है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं, उसमें निद्रा और विश्राम डाल रखा है। लेकिन उसके बावजूद मैंने जब सेकंड बार पेपर को सॉल्यूशन करवाया तो मैंने कहा अधिवास उत्तर होना, मतलब इसमें बोनस होना चाहिए, मतलब ये चारों ही सही हैं। ये मैंने व्याख्या करते समय भी क्लियर बताया था और अभी भी फिर बता रहा हूं मैं आपको। यदि साइकोलॉजिकल एटीट्यूड थोड़ा सा भी है, आपको मैंने सुबह मॉर्निंग में भी पीडी पाठक का भी जिक्र भेजा था, और एक वालिया की शिक्षा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक आधार किताब आती है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। अधिवास, आवास और भौगोलिक स्थिति बालक की ग्रोथ यानी ग्रोथ में लंबाई चौड़ाई सब आती हैं, लंबाई को प्रभावित करती है, क्लियरली जिक्र कर रखा है। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न बोनस होना चाहिए, याद रखना। निंद्रा भी प्रभावित करेगी, पोषण स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, जबकि मेरी खुद की किताब में मैंने निंद्रा और विश्राम डाल रखा है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, याद रखना। तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा, याद रखना। उसके बावजूद ही मैं कह रहा हूं कि अधिवास भी प्रभावित करता है, डोमी जो डोमी की है वो भी प्रभावित करेगा, अधिवास प्रभावित करेगा इसमें। और इसका मैंने प्रूफ सुबह मॉर्निंग में भेज दिया था, आप देख लेना, टेलीग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोनों किताबों का मैं आप लगा देना, एक किताब और है उसका मैं भेज दूंगा। फिर देखना एक प्रश्न और था, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी और अनूठा। इसमें आरबीसी बोर्ड ने सामान्य माना है।
आप इस किताब के लिए मैं आपको अभी भी आप भेज दूंगा टेलीग्राम पे। जस्ट मैंने अभी जस्ट आया हूं मैं, तो मैंने देख लिया इसको। ये जो है किताब है व्यक्तित्व, हाँ ये है किताब डॉक्टर जेएस वालिया, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जेएस वाली किताब है और इस किताब का पेज नंबर से भेज दूंगा। इसमें क्लियरली लिख रखा है, क्लियरली दे रखा है, अच्छी किताब मानी जाती है ये। व्यक्तित्व की विशेषताएं, मतलब आलपोर्ट की परिभाषा को छोड़ दें, आलपोर्ट की परिभाषा एक अलग है। व्यक्तित्व की परिभाषा इन्होंने क्लियरली लिख रखा है। व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता। व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, इसमें हमेशा परिवर्तन, मतलब स्थिर शब्द के ऊपर बाकायदा इन्होंने मेंटेन कर रखा है कि स्थिर व्यक्तित्व नहीं होता है। तो ये मैं भेज दूंगा, 447 का प्रश्न संख्या है और इसके आधार पे आप ये लगा सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी डॉक्टर जेएस वाली किताब का ये प्रश्न है, इसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व में सामान्य और स्थायी समायोजन, सामान्य शब्द का इस्तेमाल बोरोन ने किया है, याद रखना, बोरिंग ने किया है कि व्यक्तित्व क्या है, सामान्य विस्थाई समायोजन है। आलपोर्ट ये ऑलरेडी कहता ही है। तो स्थिर वाला गलत है, स्थिर नहीं होता, व्यक्तित्व हमेशा डायनेमिक होता है, ये सब जानते हैं। स्टेबल थोड़ी होती है पर्सनालिटी, आपकी स्टेबल नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्टेबल नहीं रहे, स्टेबल कोई नहीं है, याद रखना। तो स्थिर कोई नहीं होता है। तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मैंने तीनों जो प्रश्न मुझे लगा कि जिनको लेकर आपको आपत्ति लगानी चाहिए उनका मैंने बता दिया है। अब रही टीचिंग मेथड की बात, तो टीचिंग मेथड पे आपके पास कोई किताबें हो तो बता देना मेरे को, प्रश्न मैं देख लूंगा, यदि मेरे लायक कोई होगा, समय मिला तो मैं भेज दूंगा। 25 तारीख लास्ट डेट है, आप लगा सकते हैं।